नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडीज का क्लास है। इसमें बहुत ही खास है क्योंकि यह क्लास जो सीजल में आपका 30 प्रश्न आएंगे ना जनरल स्टडी से, उसमें से बहुत कारगर होगा ये क्लास। ठीक है, चलिए। आज जो सीरीज चल रहा था, आज क्लास नंबर 5वां है। हमने पिछले 4 वीडियो पढ़ा दिए हैं, आज क्लास नंबर 5वां है। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप जाके पीसेस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। आज का पहला सवाल है कि मिलिंद पन्हो क्या है? बताइए, ये किससे संबंधित है? बौद्ध स्थल से, बौद्ध का एक नाम है कि कला का बौद्ध है कि बौद्ध ग्रंथ है? तो मिलिंद पन्हो जो है ना, ये एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। चलिए इसके बारे में व्याख्या देखते हैं कि मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का सार संदर्भ है। बहुत ही मस्त सवाल है कि ये जो मिलिंद पन्हो है ना, एक बौद्ध संबंधित ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। इसमें क्या क्या है कि यूनानी शासक मिनांडर के जो बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए जो प्रश्नों का इसमें सार संदर्भ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासन काल में भारत आया था? ये जो है ना, ये महिपाल के शासन काल में भारत आया था। कौन? ये अल मसूदी। ठीक है, याद रखिए किसके शासनकाल में, तो महिपाल के शासनकाल में। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि अल मसूदी एक अरब, एक विद्वान और एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था। वह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल जो 910 से 940 के शासनकाल के दौरान भारत के गुजरात प्रांत में आया था। कहाँ पे आया था? भारत के गुजरात प्रांत में आया था, ये महिपाल के शासनकाल में। ठीक है, चलिए। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया गया था अपने जीते हुए क्षेत्र के लिए? ये नियुक्त किया था मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको नियुक्त किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बारे में जानिए आप कि सन 1912 सन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत के बाद उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता का सिप सलाहकार नियुक्त किया। क्या किया? अपने जीत के बाद वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता का सिप सलाहकार नियुक्त किया। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने निसंतान था। मोहम्मद गौरी क्या था? निसंतान था। और 1206 ईस्वी में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना की। अरे 1210 ईस्वी में उन्होंने चौगान खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। क्या हुआ कि जब चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए। चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का क्या था? चौथ जो था ना आपका, ये एक प्रकार का पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक प्रकार का यह भूमि था। इसके बारे में जानिए कि मराठा कराधान प्रणाली दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर चौथ और सरदेश मुखी थे। चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, जबकि सरदेश मुखी का आय का 1/10वां भाग तो वह भाग होता था। यह देश के वंशानुगत सरदेश मुखी यानी प्रधान मुखिया होने के कारण लिया जाता था। ठीक है, यानी जो ये जो है ना, चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाएगा भूमि कर था, जबकि सरदेश मुखी जो है ना, एक सरदेश मुखी ये आय का 1/10वां भाग होता था। यह देश के वंशानुगत सरदेश मुखी यानी प्रधान मुखिया होने के कारण लिया जाता था। ठीक है, चलिए। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? बताइए, सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? बताइए। ये जो है ना, ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को निषेध प्रतिषेध किया गया। ठीक है, इसके बारे में जानिए कि सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रतिषेध किया था, लेकिन सती प्रथा को प्रतिषेध करवाने में भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन की निर्णायक भूमिका थी। इन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इन्हें जो राजा की उपाधि दिया गया था वो मुगल बादशाह द्वितीय द्वारा दी गई थी। इन्हें आधुनिक भारत के पिता का सम्मान भी प्राप्त है। इन्हें क्या है? इन्हें आधुनिक भारत के पिता का सम्मान भी प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना भारतीय राज्य के किस राजा के अधीन स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना भारतीय राज्यों के किस राजा के अधीन स्थापित किया था? किसके अधीन स्थापित किया था ये बताइए। ए जो है ना आपका, ए आपका कोचीन के राजा के अधीन पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, इसके बारे में जानिए कि कोचीन राजा के ने पुर्तगालियों के सबसे पहले कारखाना लगाने की अनुमति दी। फिर पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कोचीन में स्थापित किया। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 1503 में पहले दुर्ग की स्थापना की गई। इसमें क्या कहा, कोचीन के द्वारा जो है ने राजा पुर्तगालियों को सबसे पहले कारखाना लगाने की अनुमति दी। फिर पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कोचीन में स्थापित किया। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 1503 में पहले दुर्ग की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जो भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? कौन सा युद्ध था ये जो था ना आपका, कौन सा, ये आपका वांडीवास का युद्ध जो था वो भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक साबित हुआ। किस लिए, अब जानिए। वांडीवास का युद्ध 1760 में भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के साथ बंगाल में एवं भारत में फ्रांसीसियों के व्यापारिक आधिपत्य का से पतन हो गया। फ्रांसीसियों का जो व्यापारिक पतन आधिपत्य था उसे पतन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कौन सा होना चाहिए, जरूरी है, क्या होना चाहिए? इसमें जो है ना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता होनी चाहिए, अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। यानी कि ये सभी जो तत्व है, ये तीनों तत्व आवश्यक है आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए। ठीक है, चलिए। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सभी नागरिकों को समान अवसर तथा अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसकी रक्षा निष्पक्ष चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधियों के शासन से की जाती है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसको संविधान की आत्मा बोला जाता है? ये जो है ना, ये आपका प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जानिए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है और संविधान के गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रस्तावना किरण पुंज की तरह काम करती है। क्या करते हैं, किसी भी संविधान के गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रस्तावना क्या करती है, किरण पुंज की तरह यह काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों को संरक्षण संदर्भित है। संघ सरकार के अधीन राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में किसमें है? ये अनुच्छेद 19 के जो बोलने की आजादी देता है हम लोग को, वो जो है ना आपका, ये आपका पड़ता है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। किसमें? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। ऐसा समझ लीजिए कि अगर बोलने का अधिकार दिया तो अटर पटर नहीं बोल देना है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक है अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने का या भाषण देने का अधिकार। ठीक है, चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? एससी और एसटी के बारे में किसमें? अनुच्छेद 375, 315, 335, 365 किसमें किया गया? ये जो है ना आपका, ये 335 अनुच्छेद में ये जो बात कही गई है, अनुच्छेद 335 के अंदर बोलता है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण इसमें है। ठीक है, चलिए। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सेवाओं में और पदों में उनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए,
सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? किसमें? संचार माध्यम, विधायिका, न्यायपालिका या सभी विकल्प सही है? बताइए। किसके में प्रतिनिधि होते हैं? तो ये विधायिका में होते हैं। क्या? सही, विधायिका में ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानिए कि विधायिका किसी देश की सर्वोच्च विधिक निकाय होती है जिसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत में विधायिका संसद है। इसके दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्या किया जाता है? सदस्यों का चुनाव जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, चलिए। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है ना, ये भारत में जो राज्यपालों की नियुक्ति, ये भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सामान्यतः वह 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करता है। कितना वर्ष तक कार्य करता है? 5 वर्ष तक। भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था प्रथम बार? ये आपका किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में प्रथम बार चुनाव हुआ था और संविधान सभा में संशोधन किया गया था। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। इसी में लिखते हैं, भारत का प्रथम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 19 द्वारा भूमि सुधार और सामूहिक जमींदारी उन्मूलन किया गया और संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? संविधान की 9वीं अनुसूची में यह जोड़ा गया। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बताइए, ये कहाँ पे? बताइए। ये जो है ना, ये जो स्विट्जरलैंड और जर्मनी में दोनों ये की जाती, दोनों जगह किया जाता है। ठीक है, चलिए। स्विट्जरलैंड और जर्मनी में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए। सुपरनोवा क्या है? ये ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है ना, ये एक प्रकार का विस्फोटक तारा है। क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक तारा। चलिए, इसके बारे में जानते हैं कि सुपरनोवा आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का आवरण है। यह तारा लाल रंग का दिखाई देता है जिसे रक्त दानव कहते हैं। इसके फलस्वरूप हीलियम कार्बन में बदल जाता है। इसमें क्या फलस्वरूप क्या होता है? हीलियम जो है कार्बन में बदल जाता है, जिससे तारे तीव्र विस्फोट होता है। जिससे तारे क्या है? तीव्र विस्फोट होता है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के भूपर्पट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा बताइए। फिर पृथ्वी के भूपर्पट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा क्या बोलते हैं? जैसे कि ए है। तो ये आपका पृथ्वी का भूपर्पट्टी हो गया। और ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इसके बीच सीमा क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हो मोहो आसंतत्य। क्या बोलते हैं? मोहो आसंतत्य। ठीक है। पृथ्वी की भूपटल तथा मेंटल की मध्य जो मोह आसंतत्य समानता का निर्माण होता है, जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इस असमानता की खोज 1909 में रूसी वैज्ञानिक मोहोर ने की थी। रूसी वैज्ञानिक था मोहोर। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? बताइए, वायु की जो आर्द्रता है किस पर निर्भर करती है? तो वायु की आर्द्रता जो है तापमान, स्थान, मौसम के आधार पर ये निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। आर्द्रता से तात्पर्य वायु में जलवाष्प की मात्रा से है। आर्द्रता जल वाष्पीकरण और संघननीकरण पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः तापमान पर निर्भर रहते हैं। जबकि तापमान मौसम और स्थान से प्रभावित होता है। जो कि तापमान क्या है? मौसम और स्थान से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है?
तो पंजशीर जो घाटी है ना, वो आपका अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। पंजशेर घाटी अफगानिस्तान के काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का एक भाग है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का एक भाग है। यहाँ पंजशेर नदी बहती है। कुल जनसंख्या यहाँ का 1,40,000 है। यहाँ तक ताजिक जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या में है। कौन सी जनजाति है? ताजिक जनजाति। चलिए, केरल के तट को कहते हैं, क्या कहते हैं केरल को तट को? बताइए। तो केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं केरल के तट को। केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। यह तट मंगलोर से कुमारी अंतरिप तक फैला लंबा और संकरा समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो कुल 845 किलोमीटर लंबा है तथा अरब सागर के किनारे दक्षिण पश्चिम घाट में विस्तृत है। क्या है? जो अरब सागर के किनारे दक्षिण पश्चिमी घाट में विस्तृत है। सिंधु नदी का उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी का उद्गम? तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश पर्वतमाला से होता है। कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। भारत में यह नदी 700 किलोमीटर प्रवाहित होती है। भारत में यह नदी क्या करती है? 700 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। इस नदी की सहायक नदियां में से सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि है। ठीक है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, ये सब झेलम आदि नदी है। आगे बढ़ते हैं। यदि देश का 20% या उससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सूखा वर्ष। क्या बोलते हैं? सूखा वर्ष बोलते हैं। भारतीय मौसम के अनुसार जब देश में 10% से अधिक भाग की वर्षा कमी से प्रभावित हो तो ऐसी स्थिति को सूखा वर्ष कहते हैं। ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? बताइए। स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? तो ये जो है ना, ये निर्वाह खेती की जाती थी। जितना आपका मतलब जितना भरण पोषण हो सके। ठीक है। इसके बारे में जानिए कि स्वतंत्रता के समय भारतीय किसान जीवन निर्वाह कृषि योग करते थे। केवल इतना ही उत्पादन करते थे जिससे उनका भरण पोषण या गुजारा हो सके। आजादी के बाद खाद और नकदी फसलों की आपूर्ति में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी शुरुआत 1966-67 से हरित क्रांति से हुई। मतलब फिर हरित क्रांति आने से उत्पादन में वृद्धि होने लगा। ठीक है। चलिए, न्यूनतम मजदूरी है कितना? न्यूनतम मजदूरी है तो न्यूनतम मजदूरी उसको बोलते हैं ना कि मजदूरी की वह दर जिस पर नीचे मजदूर अपने श्रम को नहीं बेच सकते। वह मजदूरी दर जिस दर से नीचे मजदूरी श्रम अपने श्रम को नहीं बेच सकते हैं। क्या कर सकते? नहीं बेच सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जिस दर से नीचे मजदूर अपना श्रम बेचने से मना कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है। तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से क्या अनुसार मापा जाता है? ये मापा जाता है राष्ट्रीय आय। क्या मापा जाता है? राष्ट्रीय आय मापा जाता है। ठीक है। चलिए, आर्थिक विकास एक समय से दूसरे समय की तुलना में आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जैसे जीएनपी पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा क्या चाहिए आप लोगों को, और वह सब चीज़ देंगे जो आप कमेंट करेंगे। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।